रसोई के नीचे बहुओं का सीक्रेट लंच बॉक्स व्यापार। घर की रसोई में सानिया और सेजल दोनों बहुएं मिलकर खाना बना रही हैं। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। तभी सास माया रसोई के अंदर आकर, अरे बहुओं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो? माँ जी, आज तो हम राजमा चावल और साथ में पूरी बना रहे हैं। माँ जी, आज मैं डिफरेंट तरह का सलाद बना रही हूँ। अलग अलग सब्जियों को काट कर उसमें मसाले मिलाकर सलाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से बना लो। माया रसोई से बाहर आती है और हॉल में आकर बैठ जाती है। ससुर महेश हॉल में ही मौजूद है। महेश अपनी पत्नी से खाने के बारे में पूछते हुए, क्या हुआ, खाना बन गया? भूख लगी है? हाँ, बन ही रहा है। बहुएं खाना बना रही हैं, मैं अभी देख कर आई हूँ। अच्छा ठीक है। तभी घर के दोनों बेटे राम और श्याम और रवि ऑफिस से लौटकर घर के अंदर आते हैं। वो हॉल में खड़े होकर बात करते हुए, अरे वाह माँ, लगता है डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, खाना लगने वाला है, जाओ तुम लोग भी चेंज करके आ जाओ, तब तक खाना लग जाएगा। भैया वो तो ठीक है, हम तो बैठ जाएंगे, लेकिन रवि अभी तक क्यों नहीं आया? हम तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा ही ऑफिस से छूटने के लिए लेट हो जाता है। क्या पता कहाँ चला जाता है, सीधे घर आता ही नहीं है। राम और श्याम अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी मोहल्ले की दो पड़ोसन सुनीता और विनीता घर के बाहर से गुजर रही होती हैं। सुनीता माया के घर से आ रही खुशबू को सूंघकर विनीता से, देख रही हो विनीता बहन, कितनी अच्छी खुशबू आ रही उनके यहाँ से। हाँ भाई, वो तो हमेशा ही उनके यहाँ से अच्छी अच्छी खुशबू आती है। उनकी बहुएं खाना भी तो बहुत अच्छा बनाती हैं। तुमने कभी खाया है कि नहीं उनके यहाँ का खाना? नहीं, मैं तो कुछ ही दिन पहले मोहल्ले में आई हूँ, तारीफ सुनी, लेकिन कभी खाया नहीं। चलो आज खिला कर लाती हूँ, तुम एक बार खाओगी तो तुम्हें लगेगा कि बार बार खाऊं। ऐसे जाकर खाना मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे खाना खाने का समय है, खाना लगता ही होगा। हम जाकर बैठेंगे तो वो हमें खाने के लिए जरूर पूछेंगी। हाँ, ये सही तरीका है। सुनीता और विनीता दोनों अंदर घर में आती हैं। वो माया के पास बैठकर बात करते हुए, राम राम बहन। आओ आओ सुनीता, बैठो, कैसी हो? अच्छी हूँ, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ जाएं। ऊपर से बहुओं के हाथ के खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो हमें खुद ही खींच कर ले आती है। अरे बैठना क्या है, अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना, वैसे भी डाइनिंग टेबल पर खाना लग ही चुका है। माया उन्हें भी अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले आती है। सुनीता और विनीता बैठकर राजमा चावल और सलाद वाला खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद सुनीता अपनी बात रखते हुए, सचमुच तुम्हारी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती, इनके हाथों में तो जादू है। तभी छोटा बेटा रवि ऑफिस से घर लौटता है और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सभी लोगों से, अरे सॉरी, मैं लेट हो गया, आज काम ज्यादा था। भाभी, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। हाँ देवर जी, प्लेट तो लगा दूंगी, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। सभी लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सुनीता को खाना इतना पसंद आता है कि वो माया से, इतना टेस्टी खाना मैं अपनी बहू को ले जाकर खिलाऊंगी, जरूर उसे भी बहुत पसंद आएगा, थोड़ा सा पैक भी कर दो। दोनों बहुएं सानिया और सेजल अंदर जाकर खाना पैक करती हैं और आपस में बातें करते हुए, यही तो हमारी मुसीबत है, हम खाना अच्छा बनाते हैं तो हमें काम भी ज्यादा करना पड़ता है। कभी कोई पैक करा कर ले जाता है तो कभी कोई बिना बुलाए आकर खाता है, इसीलिए हमें खाना भी ज्यादा बनाना पड़ता है और बर्तन भी ढेर सारे धोने पड़ते हैं। हाँ, कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा खाना बनाना ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन गया है, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। दोनों बहुएं खाना पैक करके बाहर लाकर देती हैं। सुनीता और विनीता टिफिन लेकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सानिया और सेजल घर का सारा काम खत्म करके बाजार सब्जियां खरीदने जाती हैं। सेजल, ऐसा करते हैं आज लौकी ले लेते हैं। लेकिन जेठानी जी, लौकी तो अच्छी नहीं बनती। अरे कौन कहता है कि लौकी अच्छी नहीं बनती? हम कोफ्ते बनाएंगे ना, लौकी के कोफ्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोनों बहुएं लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और बाकी सब्जियां खरीदकर वापस लौटने लगती हैं। तभी रास्ते में हल्की फुल्की बारिश होने लगती है। ये देखकर सेजल, अरे बारिश होने लगी, किसी दुकान के बाहर रुक जाते हैं। वो दोनों एक दुकान के बाहर रुक जाती हैं। उस दुकान के बाहर एक स्टैच्यू पर बहुत सुंदर ड्रेस टंगी होती है। वो उस ड्रेस को देखकर आपस में बातें करते हुए, कितनी सुंदर ड्रेस है ना, इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ चलो ना, अंदर चलकर देखते हैं। दोनों बहुएं दुकान के अंदर जाते हैं और उस सूट का रेट टैग देखकर आपस में बातें करते हुए, इसका रेट तो ज्यादा महंगा नहीं है, बस 3000 का ही है। क्या सच में? देखने से तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, ऐसे ड्रेस तो कम ही मिलते हैं, चलो इसे खरीद लेते हैं। हाँ, मैं अपने पति को फोन लगाती हूँ। सानिया अपने पति राम को फोन लगाकर बातें करते हुए, सुनिए, यहाँ बहुत सुंदर ड्रेस टंगा है, मुझे बहुत पसंद भी आया है, प्लीज आप मुझे 3000 रुपए भेज दीजिए, ये खरीदना चाहती हूँ।
अरे तुम्हें तो पता है ना कि मेरा इतना बजट नहीं है और अब महीने के खर्चे भी बहुत सारे हैं। हमारा घर भी रेंट का है। सारे खर्चे कटकर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि हम अपने लिए शॉपिंग कर सके, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। सानिया अपने पति की बात सुनकर गुस्से में फोन काट देती है। सेजल सानिया का उदास चेहरा देखकर सारी बातें समझ जाती है और उन्होंने मना कर दिया, रुको मैं अपने वाले को लगाती हूँ। सेजल अपने पति श्याम को फोन लगाती है और सूट के बारे में बताते हुए, सुनिए, मुझे एक मॉल के बाहर 3000 का एक सूट बहुत पसंद आया है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं उसे खरीद लेती हूँ, प्लीज आप मना मत कीजिएगा। देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं ऑफिस में हूँ और वैसे ही ऑफिस में बहुत सारी टेंशन रहती है और ऊपर से तुम ये नई नई बातें मत किया करो। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमारा इतना बजट नहीं है कि हम बिना किसी के त्योहार के साल के बीच में कपड़े खरीद सकें। श्याम भी गुस्सा होकर फोन रख देता है। सेजल उदास होकर सानिया से, उन्होंने भी मना कर दिया। इतने में मोहल्ले में रहने वाली पुष्पा अपनी स्कूटी रोककर मॉल के अंदर आती है और अपनी दोनों पड़ोसनों को वहां खड़े होकर ड्रेस देखते हुए, अरे तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो? कुछ नहीं, सूट देखने के लिए रुक गए थे। वाह यार कितना सुंदर सूट है, ये सूट देखने के लिए नहीं खरीदने के लिए है। हाँ बहन, हमारे पति ने तो मना कर दिया, तुम अपने पति को फोन लगा लो, शायद वो तुम्हें दिला दे। पुष्पा बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है, दुकान वाले से वो सूट पैक करवाती है, काउंटर पर जाकर फोन से बिल स्कैन करके भरती है और दोनों बहुओं के पास वापस आकर ताने मारते हुए, देखो मैंने ना सूट खरीद लिया है, और हाँ एक बात और, जरूरी नहीं है कि मुझे ये खरीदने के लिए पति पर डिपेंड होना पड़े। मैं जॉब करती हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, इसीलिए खुद कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी जॉब करनी चाहिए। पुष्पा ताने मारकर वहां से चली जाती है। सानिया और सेजल घर लौटते हुए आपस में बातें करते हुए, देखा देवरानी जी, हम भी तो इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन माँ जी हमें जॉब करने की परमिशन ही नहीं देती। हाँ सही कह रही हो जेठानी जी, अगर हम भी जॉब करते तो हमें अपने पतियों पर इस तरह डिपेंड नहीं होना पड़ता। ऐसा करते हैं कि आज घर चलकर इस बारे में माँ जी से बात करते हैं। ठीक है चलो घर चलकर बात करते हैं। सानिया और सेजल घर पहुंचती हैं। घर के अंदर आते ही सास माया उनसे इतनी देर होने का कारण पूछते हुए, आ गई तुम दोनों? सब्जी लेने में इतनी देर लगा दी? सब्जियां खरीदने गई थी या उगाने? माँ जी रास्ते में बारिश हो गई थी और हम रुक गए थे। पता है माँ जी, मॉल के अंदर एक बहुत सुंदर ड्रेस टंगी हुई थी। ऐसा कहकर सानिया अपनी सास की सारी बातें बता देती है। उसके बाद वो अपनी सास को समझाते हुए, माँ जी मोहल्ले की सभी औरतें घर से निकलकर बाहर जॉब करती हैं, उन्हें अपने खर्चों के लिए अपने पति पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो जॉब कर सकते हैं, बस आप हमें अनुमति दे दें। कितनी बार समझाऊं कि हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती हैं, इसीलिए तुम लोगों को कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे चलने दो। माँ जी आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा रेंट का घर है और घर के खर्च भी बहुत हैं। अगर हम भी जॉब करेंगे तो हम अपने घर को ही सपोर्ट करेंगे और अपने लिए एक नया घर भी खरीद पाएंगे। हाँ माँ जी प्लीज आप मना मत कीजिए। मैंने कह दिया ना, तो कह दिया कि इस घर की कोई भी बहू जॉब नहीं करेगी, बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। माया गुस्से में बात खत्म करके अंदर कमरे में चली जाती है। तभी महेश पीछे से माया के पास आकर माया को समझाने की कोशिश करते हुए, जब बहुएं इतना बोल रही हैं तो तुम उन्हें जॉब करने की परमिशन क्यों नहीं दे देती हो? कमाना ही तो चाहती हैं और इतनी सारी औरतें कमा रही हैं, हमारी बहुएं भी कमा लेंगी तो क्या हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? भूल गए आप वो समय कि इसी कमाने की वजह से हमारे घर में कितना बड़ा हादसा हुआ था, और तब हमने अपने आप से वादा किया था कि हम अपने घर की बहुओं को कभी भी कमाने की परमिशन नहीं देंगे। हाँ बात तो सही है, उस वक्त ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके जख्म मुझे आज भी अपने दिल पर महसूस होते हैं। शाम के समय तीनों भाई ऑफिस से घर लौटते हैं। घर आने के बाद दोनों भाई अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सानिया अपने कमरे में राम को सारी बातें बताते हुए, ये क्या बात हो गई कि हम कमा नहीं सकते क्या? हम भी तो पढ़े लिखे हैं, अगर हम कमा लेंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? प्लीज आप माँ जी से बात कीजिए और हमें जॉब करने की परमिशन दिलवाइए। सानिया मैंने तुमसे पहले भी समझाया था और एक बार फिर समझा रहा हूँ, जब मेरी माँ नहीं चाहती है तो तुम क्यों कमाओगी? कोई जरूरत नहीं है, जैसा भी चल रहा है चलने दो। वहीं दूसरे कमरे में सेजल अपने पति को सारी बातें बताकर उससे बहस करते हुए, माँ जी आखिर क्यों नहीं चाहती हैं कि हम कमाएं? आखिर बुराई क्या है कमाने में? ना ये मुझे पता है, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। हमारे घर में औरतें काम नहीं करती, तुम्हारे लिए यही जानना काफी है, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। सेजल भी अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर दोनों हमेशा की तरह अपने काम में लग जाती हैं और तीनों भाई अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को रिया पार्क के बाहर खड़ी होकर घड़ी देखते हुए, अभी तक आया नहीं है, ये तो हमेशा का लेट लतीफ है। तभी रिया देखती है कि एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर हस्बैंड वाइफ आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पत्नी अपने पति से, तुमने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई, क्या तुम अपनी पत्नी को एक आइसक्रीम भी नहीं खिला सकते? अरे भगवान समझा करो, शॉपिंग करने में सारे पैसे खर्च कर दिए, मेरे पास पैसे नहीं है, अब भला मैं तुम्हें आइसक्रीम कहाँ से खिलाऊं? ये सब देखकर रिया उसके पास आकर उस महिला से,
समझ में नहीं आता कि आजकल की औरतें अपने पतियों से पैसों के लिए क्यों लड़ती हैं। अरे बहन जी, आप कैसी बातें करती हैं? अपने पतियों से ना लड़े तो क्या दूसरों के पतियों से लड़ने जाए? अरे खुद भी तो कमा सकती हो। छोटी छोटी चीजों के लिए पति के सामने हाथ फैलाना भी कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तुम कमाओ, अपने भी खर्चे उठाओ और पति की भी मदद करो। हाँ बहन, सही कहती हो। आज के बाद भले ही छोटा मोटा काम करूंगी, लेकिन मैं खुद भी कमाऊंगी। दोनों पति पत्नी खुश होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी रवि वहां आता है और रिया को देखकर हंसते हुए, अरे मेरी झांसी की रानी दूसरों को ज्ञान दे रही है। क्या कहा तुमने? अरे सॉरी, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। एक तो तुम लेट हो, ऊपर से ताने मार रहे हो मुझे। अरे बाबा, ऑफिस का काम था, लेट हो गया। मैं भी तो ऑफिस में ही काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिस से टाइम निकाल के तुमसे मिलने समय पर आ जाती हूँ और तुम हमेशा लेट करते हो। यार रिया, समझा करो, मेरे भाई भी मेरे साथ काम करते हैं, मुझे उनके जाने के बाद आना पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलो फिर बैठकर बातें करते हैं। दोनों पार्क में बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। वो एक पॉपकॉर्न वाले से पॉपकॉर्न खरीदते हैं और खाते हुए आपस में बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ रवि, हम क्या जिंदगी भर ऐसे चोरी चोरी मिलते रहेंगे? आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे? रिया यार, मैंने अपने घर में कई बार बात करने की कोशिश भी की है माँ से, लेकिन तुम जॉब करती हो और मेरे घर में बहुओं को जॉब की परमिशन है ही नहीं। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोलो यार, हमारा कॉलेज टाइम का प्यार है, इतना लंबा साथ हमने इसलिए तो नहीं निभाया ना कि एक दूसरे को छोड़ दें। जो भी हो, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। फिर बताओ तुम, मैं क्या करूं? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मैं दूसरों पर डिपेंड होकर जीवन नहीं गुजार सकती और ना ही अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ। मेरी झांसी की रानी, कौन कह रहा है कि तुम जिंदगी भर के लिए जॉब न करो? अरे बस कुछ समय के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे मैं अपने माँ बाप को समझा दूंगा और फिर तुम जॉब करना। ठीक है चलो, तुम्हारे प्यार के लिए इतना तो कर सकती हूँ। रवि घर लौटता है। रात के समय डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी बड़ी बहू सानिया रवि से, क्या बात है देवर जी, आजकल बहुत खोए खोए रहते हो। जरूर कोई देवरानी पसंद कर ली है। हाँ भाभी, अच्छा हुआ आपने बात छेड़ दी। मैं आप सबको बताने वाला था कि मुझे एक लड़की पसंद है। ठीक है बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। बस मुझे इतना बता दे कि वो नौकरी तो नहीं करती है ना? नहीं माँ, नहीं करती। तो ठीक है, कल चलते हैं उसे देखने। अगले दिन पूरा परिवार रिया को देखने जाता है। सभी को रिया पसंद आ जाती है और शादी तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में रवि और रिया की शादी हो जाती है और रिया दुल्हन बनकर घर आ जाती है। शादी के अगले दिन सुबह रिया रसोई में जाती है और परेशान होकर अपने आप से, मुझे तो अच्छे से खाना बनाना आता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तभी रिया की दोनों जेठानियां वहां आती हैं और रिया की बात सुनकर सानिया, अरे देवरानी जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? हम दोनों हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे। सानिया और सेजल दोनों मिलकर रिया के साथ खाना बनवाती हैं। रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी मोहल्ले की दो पड़ोसने रिधिमा और सीता हॉल में आकर माया से, अरे बहन, आज तो तुम्हारे घर से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है नई बहुओं ने कुछ बनाया है। हाँ हाँ, आओ बैठो, आप लोग भी हमारे साथ खाना खाओ और खुद ही स्वाद चखकर बताना कि कैसा बनाया है। माया उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर सीता, बहन तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हारी पुरानी बहुएं तो इतना अच्छा खाना बनाती ही थी, लेकिन नई बहू भी इतना अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर रिया धीरे से अपनी जेठानी के कान में, भाभी इनको क्या पता कि आज भी खाना आपने ही बनाया है। सानिया और सेजल ये सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन महेश सबको बताते हुए, अरे आज शाम को हम सभी को समिति की एक पार्टी में जाना है, सब लोग समय पर तैयार हो जाना। महेश की बात सुनकर तीनों बहुएं घर का सारा काम खत्म करती हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती हैं। सानिया अपने कपड़ों के अलमारी खोलकर देखती है, लेकिन उसे अपने लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं अपने देवरानी के कमरे में पहुंचकर, रिया, हमारे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है क्या पार्टी में जाने के लिए? तो हमें दे दो। हाँ हाँ बैठिए आप लोग, मैं अभी देती हूँ। रिया अपने नए कपड़े निकाल कर देती है। दोनों देवरानी जेठानी उसके ब्लाउज को ध्यान से देखकर, रिया तुम तो मुझसे काफी पतली हो, तुम्हारा ब्लाउज मुझे फिट नहीं आएगा। हाँ मुझे भी ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, हमको अपने अपने पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। क्यों जेठानी जी, आप लोगों के पास नए कपड़े नहीं है क्या? नहीं, हमने काफी दिनों से नए कपड़े नहीं लिए। शादी में भी रेंट से लेकर पहना था। घर के खर्च के बाद हमारा इतना बजट नहीं होता कि हम अपने लिए नए कपड़े खरीद सकें। यह सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है। सानिया और सेजल अपने अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती हैं और शाम को सब लोग तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। सभी पार्टी में खड़े थे, तभी पुष्पा वहां जाकर दोनों बहुओं से, अरे तुम लोगों ने कितने पुराने कपड़े पहने हैं, देखो मैंने अपनी कमाई से नया लहंगा खरीदा। अपनी कमाई के कपड़े पहनने की बात ही अलग होती है। खैर तुम लोग ये नहीं समझोगे। अच्छा मैं चलती हूँ।
पुष्पा ताने मारकर वहां से चली जाती है। सानिया और सेजल को बहुत बुरा लगता है। तभी सानिया सेजल से, काश हम भी कमा सकते, हम भी नौकरी कर सकते। रिया को अपनी जेठानियों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। पार्टी खत्म होती है और सभी घर आ जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन घर के तीनों बेटे राम, श्याम और रवि ऑफिस से बहुत उदास होकर घर लौटकर सभी को बताते हुए, माँ, पिताजी, हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए कंपनी बंद हो गई है और हम तीनों की नौकरियां छूट गई और कंपनी से मिले इस रेंटल हाउस को भी हमें कल ही खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार एक नए छोटे रेंटल हाउस में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन तीनों भाई उदास बैठे चाय पीते हुए, कई कंपनीज में हमने अपना रेज्यूमे दिया लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी मिलने में समय भी लग जाएगा। तभी बड़ी बहू सानिया वहां आती है। माया से कहती है, माँ जी, घर में कुछ भी नहीं है, सब चीजें खत्म हो गई हैं, राशन लाना है, हम भला खाना कैसे बनाएं? ऐसा भी बुरा वक्त आया है जिंदगी में कि राशन भी खत्म हो गया। पिताजी, वक्त तो आता जाता रहता है, लेकिन वक्त को बदलना हमारे अपने हाथ में है। क्यों ना हम बहुएं जॉब कर ले, तो हम अपने घर पर आई इस मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। बड़ी बहू, छोटी को समझाओ, हमारे यहाँ बहुएं जॉब नहीं करती। लेकिन माँ जी, आखिर क्यों? हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं है। नहीं करती मतलब नहीं करती, बात खत्म। माया ये बोलकर गुस्से में अंदर कमरे में चली जाती है। राम भी उठकर कमरे में चला जाता है। तब हॉल में बैठी रिया, आखिर माँ जी क्यों नहीं चाहती कि हम बहुएं जॉब करें, जबकि हमारे घर में पैसों की इतनी जरूरत है? ये तो नहीं पता, लेकिन जब माँ जी नहीं चाहती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन और बीत जाते हैं और घर में परेशानियां लगातार चल रही होती हैं। एक दिन सुबह के समय सानिया और सेजल छत पर जाकर कपड़े धोती हैं। इधर रिया किचन को साफ करती है। अचानक पोछे का पानी फर्श पर गिर जाता है और रिया का हाथ फिसलकर किनारे लगी एक बटन पर जा पड़ता है। जैसे वो बटन दबाती है, सामने की दीवार का एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। ये क्या, अंदर सीढ़ी दी हुई है? रिया सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे उतरकर वो देखती है कि वहां एक बहुत बड़ा हॉल है जो बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां एक बड़ी सी चिमनी लगी हुई है और बड़े बड़े गैस चूल्हे रखे हुए हैं। वहां टिफिन के डिब्बे भी रखे हुए हैं। शायद यहाँ पर कभी कोई रेस्टोरेंट का खाना बनकर सप्लाई होता होगा, इसीलिए डिब्बे, गैस सिलेंडर और बाकी का सामान यहाँ रखा हुआ है। रिया ऊपर आकर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और छत पर जाकर देखती है कि सानिया नल चालू करके कपड़े धो रही होती है और सेजल कपड़े फैला रही होती है। तभी पड़ोसन अपनी छत से सानिया से बात करते हुए लगता है आप लोग यहाँ नए नए हो, आपके घर से खाने की काफी अच्छी खुशबू आती है। हाँ दीदी, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ के लोग भी हमारे हाथ के बने खाने की काफी तारीफ करते थे। यदि आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो आप लोग टिफिन का व्यापार क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पास में कॉलेज भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसीलिए तो छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर रेंट के। तो जितने भी रेंटर्स हैं, या तो वे मजदूर हैं या छोटे व्यापारी, तो आपका टिफिन का व्यापार यहाँ चल जाएगा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुओं को काम करने की परमिशन नहीं है। ये सारी बातें रिया सुन लेती है। जब पड़ोसनें चली जाती हैं तो रिया अपनी दोनों जेठानियों के पास आकर, दीदी, वो पड़ोसन बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन घर से टिफिन का व्यापार तो कर सकते हैं। नहीं रिया, इस बात के लिए भी माँ जी हमें कभी परमिशन नहीं देंगी। वो चाहती ही नहीं है कि उनकी बहुएं कमाएं। परमिशन की क्या जरूरत है, मैं बताती हूँ, चलो मेरे साथ। घर में उस समय कोई नहीं होता है, इसलिए रिया दोनों जेठानियों को नीचे गुप्त कमरे में ले जाती है। वो उन्हें वो बड़ा हॉल और गैस सिलेंडर के पास बाहर की तरफ लगी हुई चिमनी दिखाते हुए, हम सीक्रेटली यहाँ से अपने टिफिन का व्यापार शुरू करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी कमाई भी हो जाएगी। तभी रिया के पति सुमित का फोन आता है। रिया फोन उठाकर, रुको मैं आ रही हूँ, तुम मेरे साथ एक जगह आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। रिया ऊपर कमरे में अपने चली जाती है और सुमित को नीचे गुप्त कमरे में लाकर पूरी बात बताती है। सुमित अपनी पत्नी का समर्थन करते हुए, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम सब मिलकर रसोई के नीचे बहुओं का सीक्रेट लंच बॉक्स व्यापार शुरू करेंगे। दिक्कत ये है कि टिफिन व्यापार के लिए हमें यहाँ राशन भी लाना होगा और बाहर जाकर लोगों से बात भी करनी होगी। उसका भी मैंने एक प्लान सोच लिया है। कल मोहल्ले के मंदिर में कथा है, माँ को कथा का शौक है, तो वो कथा जाएंगी और भाई और पापा काम ढूंढने। उस वक्त हम सब ये तैयारी करेंगे। ठीक है। अगले दिन दोपहर का समय माया मंदिर और घर के बाकी मर्द काम ढूंढने चले जाते हैं। पीछे से सुमित और तीनों बहुएं चुपचाप बाजार जाकर राशन, गैस सिलेंडर, सब्जियां और सारी चीजें खरीद कर ले आती हैं। वो माया के आने से पहले सब कुछ गुप्त कमरे में सेट कर लेती हैं। सारी चीजें सेट होने के बाद सुमित, चलो ये सब कुछ तो सेटअप हो गया है, अब मैं बाहर जाता हूँ और आसपास के फैक्ट्री, कॉलेज और हॉस्टल से लंच बॉक्स के ऑर्डर लेकर आता हूँ, ताकि तुम लोग कल से ही अपना व्यापार शुरू कर सको। ठीक है। अगले दिन दोपहर का समय है। बहुएं जल्दी जल्दी घर का सारा खाना बनाकर परिवार को खिला देती हैं। उसके बाद वो अपनी सास से,
माँ जी, सारा काम खत्म हो गया है, हम तीनों अपने कमरे में मोबाइल पर मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। तीनों बहुएं कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती हैं और थोड़ी देर बाद बाहर झांक कर देखती हैं तो हॉल में कोई नहीं था। तीनों बहुएं किचन से होकर दबे पांव गुप्त कमरे में पहुंच जाती हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी काम शुरू करो। रिया आटा गूंथती है, सानिया मसाले पीसती है और सेजल सब्जी का तड़का तैयार करती है और दाल मखनी बनाती है। तभी सुमित दबे पांव वहां आकर, लंच बॉक्स डिलीवरी का समय हो गया है, चलो अब जल्दी से लंच बॉक्स पैक करके दे दो ताकि मैं समय पर डिलीवरी पहुंचा दूं। हाँ हाँ सुमित, बस हम टिफिन पैक ही कर रहे हैं। वैसे अच्छा हुआ कि ये चिमनी लगी हुई है और इससे धुआं बाहर की तरफ निकल जाता है, वरना यहाँ पर सफोकेशन हो जाती। बहुएं जल्दी जल्दी खाना बनाकर टिफिन पैक करती हैं। सुमित वो टिफिन लेकर चोरी से घर से निकलता है और सबसे पहले कॉलेज के पास जाता है। वहां कुछ छात्र खड़े होते हैं। ये लीजिए 4 टिफिन आपके, और पसंद आए तो कल फिर से ऑर्डर देना। ये रहे पैसे, अगर अच्छा लगा तो हम और भी ऑर्डर देंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। कुछ छात्र ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं और कुछ नकद पैसे देते हैं। इसके बाद सुमित इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के पास जाता है। ये रहा खाना, आप लोगों ने 4 लंच बॉक्स मांगा था ना, चारों दे दिया। जैसा कि मैंने कहा था ये खाना सस्ता है, आपके बजट में है। हाँ सर, अगर अच्छा लगेगा तो हम रोज मंगाएंगे। सुमित ऐसे ही 10-12 टिफिन और बांटता है, सबसे पैसे लेता है और वापस घर लौट आता है। उधर घर में माया घर के अंदर अपनी बहू को ढूंढ रही थी। तभी सुमित वहां आता है। माया सुमित से, बेटा, बहुएं कमरे में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, छत पर भी नहीं है, कहाँ गई? मैं सब जगह देख कर आ गई। अच्छा वो तीनों? अरे वो तीनों मुझसे ही पैसे लेकर आइसक्रीम खाने गई हैं, बस आती ही होंगी। लेकिन आप क्यों परेशान हो रही हैं? चलो चलो आप कमरे में जाओ, मैं तब तक आपका सर दबा देता हूँ। सुमित माया को कमरे में ले जाकर उसका सिर दबाने लगता है और चुपचाप रिया को मैसेज करते हुए, जल्दी आओ, माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तीनों बहुएं तुरंत भागकर माया के कमरे में आती हैं। माया उन्हें देखकर, कहाँ गई थी तुम सब? माँ जी, हम आइसक्रीम खाने गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के समय सुमित तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर, ये रहे पैसे, और कुछ पैसे मेरे अकाउंट में हैं। देखो मोबाइल में मैसेज और कॉल आ रहे हैं, हमारा खाना लोगों को पसंद आ रहा है। कल से हमें और भी ज्यादा टिफिन की जरूरत होगी, लेकिन हमें ये काम बड़ी ही सावधानी से करना होगा। सुमित की बात सुनकर तीनों बहू बहुत खुश हो जाती हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन दोपहर में बहुएं सारा काम खत्म करके सास से, माँ जी, आज हम तीनों सोच रहे हैं कि अपने अपने कमरों की सफाई कर लें और आप भी पड़ोस में घूमाओ। वैसे भी आप अकेली घर में क्या करोगी? पिताजी भी बाहर गए हैं और तीनों भाई भी नौकरी की तलाश में गए हुए हैं। ठीक है, तुम लोग सफाई करो, मैं जरा पड़ोस में होकर आती हूँ। सास के जाते ही सुमित आ जाता है और सभी गुप्त कमरे में जाकर फिर से खाना बनाने लगते हैं। बहुएं फटाफट खाना बनाती और पैक करती हैं। सुमित टिफिन लेकर निकलता है और सबको डिलीवरी करके पैसे लेकर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद जब माया वापस लौटती है तो वो घर के बाहर ही चिमनी से धुआं निकलते देखकर अपने आप से, अरे ये धुआं कहाँ से निकल रहा है चिमनी से? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। माया चिमनी से निकलते धुएं को देखकर सोच ही रही होती है कि तभी मोहल्ले की पड़ोसन उसके पास आकर, क्या बात है बहन, तुम्हारे घर रोज इस चिमनी से धुआं निकलता है, साथ ही काफी अच्छी और अलग अलग खाने की खुशबू आती है। लगता है जैसे कोई रेस्टोरेंट का खाना बन रहा हो। पड़ोसन की बात सुनकर माया, जरूर कुछ तो है जो मुझे नहीं पता। माया घर के अंदर आती है और घर में बहुओं को ढूंढने लगती है। तभी किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। माया किचन में जाती है और फर्श पर लगे बटन को दबा देती है। गुप्त कमरे का दरवाजा खुल जाता है। माया नीचे सीढ़ियों से उतरती है और देखती है कि तीनों बहुएं नीचे खाना बना रही हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? देखकर तो लग रहा है ये जैसे तुम सब टिफिन का व्यापार कर रही हो। तभी सुमित भी वहां आ जाता है और बाहर नौकरी ढूंढने गए दोनों बड़े भाई भी घर लौटकर वहीं पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो जाता है। माया बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती, फिर भी तुम लोगों ने काम शुरू कर दिया। बंद करो ये सब कुछ। माँ जी, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं कि हमें नहीं पता था? हम वो अनपढ़ बहुएं नहीं हैं, आज के जमाने की पढ़ी लिखी बहुएं हैं। हमें हर बात का रीजन चाहिए होता है। माँ जी, रिया सही कहती है। आज तक हमने आपकी हर बात मानी ये सोचकर कि आप हमारा भला चाहती हैं, लेकिन आज हमें लगता है कि आप हमारी खुशियों से जलती हो और अब हम आपकी बात नहीं मान सकते। हम अपना ये व्यापार बंद नहीं करेंगे। अचानक अपनी बहू का ये रूप देखकर माया के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गुस्से और तनाव के कारण माया का दिल का दौरा पड़ जाता है और वो सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर जाती है। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी? पूरा परिवार घबरा जाता है। वो तुरंत माया को अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर तुरंत उनका इलाज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर, देखिए मरीज को सीरियस हार्ट अटैक आया है और उनके तुरंत ट्रीटमेंट का खर्चा 1 लाख रुपए है, जल्दी से पैसे जमा करवाइए। परिवार के पास पैसे नहीं होते हैं, सब लोग परेशान हो जाते। तभी बहुएं आगे आकर, पिताजी, हमारे पास हमने टिफिन के व्यापार से आए हुए पैसे रखे हुए हैं, आप लोग वो पैसे लगाओ और माँ की जान बचाओ।
बहुएं अपने सारे कमाए हुए पैसे निकालकर अस्पताल के काउंटर पर जमा कर देती हैं। डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। महेश अपनी बहुओं को ये सब करता देखकर भावुक होते हुए अपनी बहुओं से, तुम लोग सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम लोग जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी सास क्यों नहीं चाहती कि तुम नौकरी करो। बहुत साल पहले माया की देवरानी, जिसका नाम केसर था, परिवार में सबके सामने खड़ी होकर चिल्लाते हुए, मैं पढ़ी लिखी हूँ और नौकरी करती हूँ, इसीलिए मुझे परिवार वालों का इतना रोकना टोकना पसंद नहीं। ऊपर से मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। अतुल, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। केसर घर के बाहर निकलने लगती है। घर की दादी सास रोते हुए कहती हैं, बेटा मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती हूँ। तू तो मेरा छोटा और लाडला बेटा है, तेरे बिना मैं कभी नहीं रही हूँ। तू मुझे छोड़कर कैसे जा रहा है? क्या करूँ माँ, मेरी पत्नी नौकरी करती है, इसलिए उसे परिवार में रहना पसंद नहीं है। मजबूरी में मुझे उसके साथ अलग रहना पड़ेगा। आखिर उसके साथ मेरे बच्चों का भी तो भविष्य जुड़ा हुआ है। जैसे केसर घर का दरवाजा पार करके बाहर जाती है, सदमे की वजह से दादी सास को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिरकर दम तोड़ देती है। माँ मैं छोड़कर चले गई। हे भगवान, नौकरी करने वाली बहू ने आज अपनी सास की जान ले ली। मैं आज कसम खाती हूँ कि मैं जीवन में कभी भी अपने घर की औरतों को नौकरी नहीं करने दूंगी। बस तभी से तुम्हारी माँ के दिल में नौकरी को लेकर यह डर बैठ गया था। कोई बात नहीं पिताजी, हमें सासू माँ की जान प्यारी है, वो नहीं चाहती तो हम नौकरी नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर, अब मरीज खतरे से बाहर है और उन्हें होश आ गया है, आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। परिवार के लोग अंदर मिलने जाते हैं। माया बेड पर लेटी होती है। देखा आपने, आज फिर वही अनर्थ होने जा रहा था। तुम गलत समझ रही हो माया, पहले पूरी सच्चाई जान लो। तुम्हारी इन बहुओं ने अपनी कमाई से पैसे देकर तुम्हारी जान बचाई है। महेश माया को पूरी बात बताते हैं। सुनकर माया की आंखें भर आती हैं। मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। मैंने सबको एक ही तराजू में तौल दिया, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। बहुआ मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप ठीक हो जाओ। अब हम काम नहीं करेंगे, बस आप ठीक रहो। बहुओं, अब तुम अपनी नौकरी और व्यापार कर सकती हो, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ दिनों बाद घर का वही गुप्त कमरा अब एक रजिस्टर्ड ऑफिस बन चुका है। बाहर बोर्ड लग चुका है। छोटी बहू रिया ऑफिस संभालती है और वहीं से फूड डिलीवरी के ऑर्डर मैनेज करती है। टिफिन सेंटर का नाम माया का लंच बॉक्स व्यापार रख दिया जाता है। तीनों बेटे खुशी खुशी टिफिन डिलीवरी में मदद करते हैं और सास माया भी मुस्कुराते हुए बहुओं के साथ रसोई में हाथ बटाती है। परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है।